हेलो दोस्तों, आरवी रोचक कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शिकार। वह एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। लंबा चौड़ा काला भुजंग, आंखों से झांकती भूख, एक ऐसी भूख जिसे कोई भी औरत चुटकियों में ताड़ जाती है। उस आदमी के लंबे चौड़े डील डौल से उसकी सही उम्र का पता नहीं लगता था, पर उसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच कुछ भी हो सकती थी। वही दूसरी ओर कविता गोरी चिट्टी छरहरे बदन की गुड़िया सी दिखने वाली एक भोली भाली मासूम सी लड़की थी। मुश्किल से अभी उसने 20वां बसंत पार किया था। कुछ महीने पहले दुख क्या होता है, तकलीफ कैसी होती है, वह जानती तक नहीं थी। माँ बाप के प्यार और स्नेह की शीतल छाया में कविता बढ़िया जिंदगी गुजार रही थी, पर दुख की एक तेज आंधी आई और उसके परिवार के सिर से प्यार, स्नेह और सुरक्षा की वह पिता रूपी शीतल छाया छिन गई। अभी कविता दुखों की इस आंधी से अपने और अपने परिवार को निकालने के लिए जद्दोजहद कर ही रही थी कि एक नई समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई। उस दिन कविता अपनी नई नौकरी पर पहुंचने के लिए घर से थोड़ी दूर ही आई थी कि उस आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया था। एक बारगी तो कविता घबरा उठी थी, फिर संभलते हुए बोली थी, क्या है? वह उसी भूखी नज़रों से घूर रहा था। फिर बोला था, तू बहुत ही खूबसूरत है। क्या मतलब? उसकी आंखों से झांकती भूख से डरी कविता कांपती आवाज़ में बोली, राजन नाम है मेरा और खूबसूरत चीज़ें मेरी कमजोरी हैं। उसकी हवस भरी नज़रें कविता के खूबसूरत चेहरे और भरे जिस्म पर फिसल रही थी। खासकर खूबसूरत लड़कियां, मैं जब भी उन्हें देखता हूँ मेरा दिल उन्हें पाने को मचल उठता है। क्या बकवास कर रहे हो? अपने अंदर के डर से डरती कविता कठोर आवाज़ में बोली, मेरे सामने से हटो, मुझे अपने काम पर जाना है। चली जाना, पर मेरे दिल की प्यास तो बुझा दो। कविता ने अपने चारों ओर निगाह डाली। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। लोगों को देखकर उसके डरे हुए दिल को थोड़ी राहत मिली। उसने हिम्मत करके अपना रास्ता बदला और राजन से बचकर आगे निकल गई। आगे बढ़ते हुए भी उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे राजन आगे बढ़कर उसे पकड़ लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ दूरी तय करने के बाद पीछे मुड़कर देखा। राजन को अपने पीछे न पाकर उसने राहत की सांस ली। कविता लोकल ट्रेन पकड़कर अपने काम पर पहुंची, पर उस दिन उसका मन पूरे दिन अपने काम में नहीं लगा। वह दिन भर राजन के बारे में सोचती रही। जिस अंदाज से उसका रास्ता रोका था, उसने उससे बातें की थी, उससे इस बात का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि राजन की नीयत ठीक नहीं थी। शाम को घर पहुंचने के बाद भी कविता थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने यह सोचकर अपने दिल को हिम्मत बंधाई कि राजन कोई सड़क छाप बदमाश था और वक्ती तौर पर उसने उसका रास्ता रोक लिया था। आगे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कविता की यह सोच गलत साबित हुई। राजन ने आगे भी उसका रास्ता बार बार रोका। कई बार उसकी इस हरकत से कविता इतनी परेशान हुई कि उसका जी चाहा कि वह सब कुछ अपनी माँ को बता दे, लेकिन यह सोचकर खामोश रही, इससे पहले से ही दुखी उसकी माँ और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। काश आज उसके पापा जिंदा होते तो उसे इतना न सोचना पड़ता। पापा की याद आते ही कविता की आंखें नम हो उठी। उनके रहते उसका परिवार कितना खुश था। मम्मी, पापा और उसका एक छोटा भाई, कुल 4 सदस्यों का परिवार था उसका। उसके पापा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे उनका परिवार मज़े से चल रहा था। जहाँ कविता अपने पापा की दुलारी थी, वहीं उसकी माँ उससे बेहद प्यार करती थी। उस दिन कविता के पापा अपनी कंपनी के काम के चलते मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे कि पीछे से एक कार वाले ने उनकी मोटरसाइकिल को तेज टक्कर मार दी। वे मोटरसाइकिल से उछले, फिर सिर के बल सड़क पर जा गिरे। उससे उनके सिर के पिछले हिस्से में बेहद गंभीर चोट लगी थी।
टक्कर लगने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ के दबाव के चलते कार वाले ने उसके घायल पापा को उठाकर नज़दीक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, फिर फरार हो गया। पापा की जेब से मिले आई कार्ड पर लिखे मोबाइल से अस्पताल वालों ने जब उन्हें फ़ोन किया तो बदहवास अस्पताल पहुँचे, पर वहां पहुंचकर उन्होंने जिस हालत में उन्हें पाया उसे देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। उसके पापा कोमा में जा चुके थे। उनकी आंखें तो खुली थी पर वे किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। फिर शुरू हुआ मुश्किलों का न थमने वाला एक सिलसिला। डॉक्टरों ने बताया कि पापा के सिर का ऑपरेशन करना होगा। इसका खर्च उन्होंने 2.5 लाख रुपए बताया। किसी तरह रुपयों का इंतजाम किया गया। पापा का ऑपरेशन हुआ पर इससे कोई खास फायदा न हुआ। उन्हें विभिन्न यंत्रों के सहारे एसी वार्ड में रखा गया था, जिसकी एक दिन की फीस 10,000 रुपये थी। धीरे धीरे घर का सारा पैसा खत्म होने लगा। कविता की माँ के गहने तक बिक गए। फिर नौबत यहाँ तक आई कि उनके पास के सारे पैसे खत्म हो गए। बुरी तरह टूट चुकी कविता की माँ जब अपने बच्चों को यूं बिलखते देखती तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता, पर अपने बच्चों के लिए वे अपने आप को किसी तरह संभाले हुए थी। कभी कभी उन्हें लगता कि पापा की हालत में सुधार हो रहा है तो उनके दिल में उम्मीद की किरण जागती, पर अगले ही दिन उनकी हालत बिगड़ने लगती तो यह आश टूट जाती। 1.5 महीना बीत गया और अब ऐसी हालत हो गई कि वे अस्पताल के एक एक दिन की फीस चुकाने में नाकाम होने लगी। आपस में राय मशवरा कर उन्होंने पापा को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला किया। पापा को लेकर सरकारी अस्पताल गए, पर वहां बेड न होने के चलते उन्हें एक रात बरामदे में गुजारनी पड़ी। वही रात पापा के लिए कयामत की रात साबित हुई। कविता के पापा की सांसों की डोर टूट गई और उसके साथ ही उम्मीद की किरण हमेशा के लिए बुझ गई। फिर तो उनकी जिंदगी दुख, पीड़ा और निराशा के अंधकार में डूबती चली गई। तब तक कविता MBA का फाइनल इम्तिहान दे चुकी थी। बुरे हालात को देखते हुए और अपने परिवार को दुख के इस भंवर से निकालने के लिए कविता नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। उसे एक प्राइवेट बैंक में 20,000 रुपये की नौकरी मिल गई और उसके परिवार की गाड़ी खिसकने लगी। तब उसके छोटे भाई की पढ़ाई की आखिरी साल था। उसने कहा कि वह भी कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेगा, पर कविता ने उसे सख्ती से मना कर दिया और उससे अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। 20 साल की उम्र में कविता ने अपनी नाजुक कंधों पर परिवार की सारी जिम्मेदारी ले ली थी, पर इसे संभालते हुए कभी कभी वह बुरी तरह परेशान हो उठती। तब वह रोते हुए अपनी माँ से कहती, मम्मी आखिर पापा हमें छोड़कर इतनी दूर क्यों चले गए, जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। और तब उसकी माँ उसे बाहों में समेटते हुए खुद रो पड़ती। धीरे धीरे दुख का आवेग कम हुआ और फिर कविता का परिवार जिंदगी की जद्दोजहद में जुट गया। समय बीतने लगा और बीतते समय के साथ सब कुछ एक ढर्रे पर चलने लगा। तभी यह एक नई समस्या कविता के सामने आ खड़ी हुई। कविता जानती थी कि बड़ी मुश्किल से उसकी माँ और छोटे भाई ने उसके पापा की मौत का गम सहा है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वो यह सदमा सहन नहीं कर पाएंगे और उसका परिवार जिसे संभालने की वह भरपूर कोशिश कर रही है वह टूटकर बिखर जाएगा। कविता ने इस बारे में काफ़ी सोचा, फिर इस निश्चय पर पहुंची कि उसे एक बार राजन से गंभीरता से बात करनी होगी। उसे अपनी ज़िंदगी की परेशानियां बताकर उससे गुजारिश करनी होगी कि उसे वह बख्श दे। उम्मीद तो कम थी वह उसकी बात समझेगा, पर फिर भी उसने एक कोशिश करने का मन बना लिया। अगली बार जब राजन ने कविता का रास्ता रोका तो वह बोली, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों बार बार मेरा रास्ता रोकते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। राजन उसके खूबसूरत चेहरे को देखता हुआ बोला, मेरा यकीन करो, मैं जब से तुम्हें देखा है
मेरी रातों की नींद उड़ गई है। आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा सामने आ जाता है। सड़क पर बात करने से क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम किसी रेस्टोरेंट में चलकर बात करें? कविता के इस प्रस्ताव पर पहले तो राजन चौंका, फिर उसकी आंखों में एक अनोखी चमक जाग उठी। वह जल्दी से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजन कविता को लेकर सड़क के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। फिर बोला, क्या लोगे? कुछ नहीं, कुछ तो लेना होगा। तुम्हारी जो मर्जी मंगवा लो। राजन ने कविता और अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई और जब वह कॉफ़ी पी चुके थे तो वह बोला, हाँ, अब कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? देखो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। कविता ने गंभीर लहजे में कहना शुरू किया। मैं एक मध्यम और इज्जतदार परिवार से हूँ, जहाँ लड़की की इज्जत तो काफ़ी अहमियत दी जाती है। अगर उसकी इज्जत पर कोई आँच आई तो उसका और उसके परिवार का जीना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी आजकल मेरा परिवार जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसमें ऐसी कोई बात मेरे परिवार की बर्बादी का कारण बन सकती है? कैसी मुश्किलों का दौर? राजन ने जोर देकर पूछा। कविता ने उसे सब कुछ बताया, फिर अपनी बात में ख़त्म करते हुए बोली, मेरी माँ और भाई बड़ी मुश्किल से पापा की मौत के गम को बर्दाश्त कर पाए हैं। ऐसे में अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। कहते कहते कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। पल भर के लिए राजन की आंखों में दया और हमदर्दी के भाव उभरे, फिर उसके होठों पर एक मक्कारी भरी मुस्कान फैल गई। राजन कविता के जुड़े हाथ थामता हुआ बोला, मेरी बात मान लो, तुम्हारी सारी परेशानी का खात्मा हो जाएगा। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और प्यार भी। तू रानी बनकर राज करेगी। कविता को समझते देर न लगी कि उसके सामने बैठा आदमी इंसान नहीं बल्कि भेड़िया है। उसके सामने रोने, गिड़गिड़ाने और दया के भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। उसे तो उसी की भाषा में समझाना होगा। वह मजबूरी भरी भाषा में बोली, अगर मैं तुम्हारी बात मान ली तो क्या तुम मुझे बख्श दोगे? बिल्कुल। राजन की आंखों में तेज चमक जागी। बस एक बार मुझे अपने हुस्न के दरिया में उतरने का मौका दे दो, बस एक बार। हाँ, ठीक है। कविता ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। मैं तुम्हें मौका दूंगी। कब? बहुत जल्द, कविता बोली, पर याद रखो सिर्फ एक बार। कहने के बाद कविता उठी, फिर रेस्टोरेंट के दरवाजे की ओर चल पड़ी। तुम एक बार मेरे जाल में फंसो तो सही, फिर तुम्हारे पंख ऐसे काटूंगा कि तुम उड़ने लायक ही न रहोगी। राजन बुदबुदाया। रात के 12 बजे थे। कविता महानगर के तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक नई बन रही इमारत की 10वीं मंजिल की छत पर खड़ी थी। छत के चारों तरफ अभी रेलिंग नहीं बनी थी और थोड़ी सी लापरवाही बरतने के चलते छत पर खड़ा कोई शख्स छत से नीचे गिर सकता था। कविता ने इस समय बहुत ही भड़कीले कपड़े पहन रखे थे, जिससे उसकी जवानी झलक रही थी। इस समय उसकी आंखों में एक हिंसक चमक उभरी हुई थी और वह जंगल में शिकार के लिए निकले किसी चीते की तरह चौकन्नी थी। अचानक कविता किसी के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसकी आंखें सीढ़ियों की ओर लग गई। आने वाला राजन ही था। उसकी नज़र जब कयामत बनी कविता पर पड़ी तो उसकी आंखों में हवस की तेज चमक उभरी। वह तेजी से कविता की ओर लपका, पर उसके पहले कि वह कविता के करीब पहुँचे, कविता के होठों पर एक कातिलाना मुस्कुराहट उभरी और वह उससे दूर भागी। कविता, मेरी बाहों में आओ। राजन उसके पीछे भागता हुआ बोला। दम है तो पकड़ लो, कविता हंसते हुए बोली। कविता की इस कातिल हंसी ने राजन की पहले से ही भड़की हुई हवस को और भड़का दिया।
उसने अपनी रफ्तार तेज की, पर कविता की रफ्तार उससे कहीं तेज थी। थोड़ी देर बाद हालत ये थी कि कविता छत के किनारे किनारे तेजी से भाग रही थी और राजन उसका पीछा कर रहा था। पर हिरनी की तरह चंचल कविता को राजन पकड़ नहीं पा रहा था। राजन की सांसें उखड़ने लगी थी और फिर वह एक जगह रुककर हाँफने लगा। इस समय राजन छत के बिल्कुल किनारे खड़ा था, जबकि कविता ठीक उसके सामने खड़ी हिंसक नजरों से उसे घूर रही थी। अचानक कविता तेजी से राजन की ओर दौड़ी। इससे पहले कि राजन कुछ समझ सके, उछलकर अपने दोनों पैरों की ठोकर राजन की छाती पर मारी। ठोकर लगते ही राजन के पैर उखड़े और वह छत के नीचे जा गिरा। उसकी लहराती हुई चीख उस सुनसान इलाके में गूंजी। फिर धड़ाम की आवाज़ तेज हुई। वो दूसरी ओर कविता विपरीत दिशा में छत पर गिरी थी। कविता कई पलों तक यूं ही पड़ी रही, फिर उठकर सीढ़ियों की ओर दौड़ी। जब वह नीचे पहुंची तो राजन को अपने ही खून में नहाया जमीन पर पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी और खौफ में और हैरानी के भाव ठहर कर रह गए थे। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मौत इतनी भयानक होगी। कविता ने नफरत भरी एक नज़र राजन की लाश पर डाली, फिर अंधेरे में गुम होती चली गई।